अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी उरूज मलिक एंड वेलकम टू माय शो गुड इवनिंग पाकिस्तान। दोस्तों, आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है, मैं अभी तो आपको उनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि डायरेक्टली मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो आर्टिस्ट, हम जो एक्टर होते हैं, हम उनको जो टीवी पर देखते हैं, उसके पीछे जो प्रोडक्शन होती है, एक्चुअली उनको टीवी पर लाने वाला कौन होता है, पीछे कैसे काम हो रहा होता है। आज इसी तरह की एक पर्सनालिटी, एक फेमस पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सो आइए आपको उनसे मिलवाती हूँ। सो प्लीज़ वेलकम अ वेरी स्पेशल गेस्ट नवीद अहमद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बस आपके सामने बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, करे अल्लाह पाक आपको ठीक ही रखे। अच्छा, मुझे ये बताएं, मतलब कैसे मैनेज करते हैं आप? इतनी बड़ी सीट पर हैं, इतनी बड़ी प्रोडक्शन को रन कर रहे हैं, तो टाइम वगैरह सब कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, जैसे दुनिया के बहुत सारे बिजनेस है, इसी तरह से ये भी एक बिजनेस है। जी सर। कोई लोग अपने ऑफिस जाते हैं, कुछ अखबार में काम करते हैं, कुछ दुकानों पे काम करते हैं। हर बंदे का अपना अपना एक टाइम स्केड्यूल होता है, सब कुछ होता है। सेम इसी तरह से हमारा भी एक ऑफिस का एक हिसाब किताब होता है, जिसमें हमने अपने टाइम के हिसाब से देखना होता है। हमारी शूट्स कैसी चल रही हैं, हमने शूट्स को भी देखना है, हमने कास्टिंग किस तरह से करनी है, आगे हमने डायरेक्शंस के लिए जो आगे डायरेक्टर्स वगैरह को कलेक्ट करना है, वो कैसे करना। तो ये अब काम कर करके इतना एक हो चुका है कि ये अब हमारे लिए एक है ना नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। जिस तरह से रोज़ सुबह उठ के सब लोग ऑफिस जाते हैं, इसी तरह हम भी अपने ऑफिस जाते हैं। एक सेम रूटीन वाला हिसाब किताब है। हर बिजनेस का एक अलग हिसाब किताब होता है। शोबिज़ में ज़रा थोड़ी सी चीज़ें ज़रा डिफरेंट होती हैं कि ये एक टाइम टेकिंग फील्ड है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को उसमें मतलब देखना पड़ता है कि जो चीज़ स्क्रिप्ट में लिखी है, हम उसकी बेसिकली हमने स्क्रिप्ट को कॉपी करना होता है। अच्छा। कि जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ हमारे पास, हम उसको कॉपी किस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने उसमें एक कोई जहाज़ दिखाया तो हो सकता है हमारे पास उस वक्त वो जहाज़ मौजूद नहीं हो, लेकिन हमने स्क्रीन पे उसको जहाज़ किस तरह से दिखाना है, ये फिर हमारा काम है। इसी तरह से अब जहाँ तक बात आती है कास्टिंग की, कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग कोई स्क्रिप्ट सुनते हैं या जब भी कभी किसी राइटर से डिस्कस होता है, तो हमारे जो दिमागों में चीज़ें आती हैं, तो वो ज़्यादातर वो वाले एक्टर्स होते हैं जिसमें इंडियन एक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर भी एक पर्सनैलिटी बनती है कि ये जो करैक्टर है, ये करैक्टर इस तरह का होना चाहिए। अब उससे मिलता जुलता आर्टिस्ट हमारे पास कौन होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, वो एक्ट कैसा करता है, ये सब चीज़ें फिर हम आपस में गैदर करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे कास्टिंग की तरफ जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई एक राइटर लिख रहा होता है स्क्रिप्ट, उसको ये नहीं पता होता कि जी इस ड्रामे के अंदर हमने तलत हुसैन को कास्ट करना है। पहले होता था ऐसा, अब नहीं होता। अब ये कि अगर हमारे पास तलत हुसैन नहीं है, तो फिर तलत हुसैन ही के लेवल का कौन सा आर्टिस्ट होगा जो उसको उस तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम शूट पे चले जाते हैं, लेकिन ये कि आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं होती। इसका ये मकसद नहीं है कि जी वो आर्टिस्ट को काम करना नहीं आता, लेकिन वो आर्टिस्ट अगर हमारे उस कैरेक्टर में वैसा फिट नहीं होता, तो फिर हमें उसको रिप्लेस करना होता है। हम उनसे बहुत माजरत भी करते हैं कि जी जो चीज़ हमें चाहिए वो उस तरह से परफॉर्म नहीं रही, या तो उनको कहा जाता है कि आप इस तरह से कुछ करें, और अगर नहीं हो सकता तो फिर उसे रिप्लेस करते हैं। तो ये एक बड़ी डिफरेंट किस्म की फील्ड है। यानी समझे कि जैसे कॉपी पेस्ट सुना होगा आपने, ये कॉपी पेस्ट है। स्क्रिप्ट को हमने पूरा कॉपी करना होता है, उसके बाद फिर हमने उसको पेस्ट किस तरह से करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब वो प्रोडक्शन पे जाता है तो वो बिल्कुल बकवास हो जाता है, क्योंकि जैसा राइटर ने सोच के लिखा है वैसा वो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बिल्कुल एक अजीब सी कहानी होती है, जिसका कोई ना सर रहता है ना कोई पैर होता है, लेकिन उसकी रेटिंग्स भी बहुत आती है, क्योंकि वो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके बहुत अच्छा होता है। आर्टिस्ट उसमें अपनी पूरी जान मारते हैं, आर्टिस्ट किस तरह से उसको परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा 1 पॉइंट की भी चीज़ 10 पॉइंट पे चली जाती है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं साथ। सर, ऐसा भी होता है कि राइटर जो राइट करता है, जो स्क्रिप्ट वो लिखता है, तो वो चाहता है कि आगे से एक्टर भी वैसा ही एग्जैक्ट एक्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि राइटर जो लिखता है, प्रोड्यूसर का ओपिनियन कुछ और होता है, डायरेक्टर कुछ और सोच रहा होता है, उन सब की थॉट्स अलग होती हैं। उसके बाद जो है हमें जो एक्टर मिलता है वो बिल्कुल अपोजिट मिलता है। वाई? तो फिर कैसे मैनेज करते हैं इन चीज़ों को? देखिए, मैनेज करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि 3 दिमाग एक साथ मिलने चाहिए। बिल्कुल। राइटर ने लिखा क्या है, डायरेक्टर ने सोचा क्या है, और प्रोड्यूसर ने उसको प्रोड्यूस क्या करना है। जब तक ये तीनों दिमाग एक साथ नहीं मिलेंगे, आप अच्छी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक्टर बाद में आता है। अगर राइटर ने एक चीज़ कुछ और सोच के लिखा है, तो वो पहले डायरेक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करेगा कि जी ये चीज़ मैंने इस तरह से सोची है। डायरेक्टर और राइटर एक पेज पे होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट आता है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में हमने वो कैसे करना है,
उससे मिलती जुलती लोकेशंस कौन सी होंगी, उससे मिलते जुलता जो एम्बियंस है सारा वो कैसे होगा, उसमें आर्टिस्ट कौन से कास्ट होंगे, उस ड्रामे को हमने किस लेवल के ऊपर लेके जाना है। क्योंकि पहले अगर आप कुछ ड्रामे देखेंगे, जैसे किसी ड्रामे में आउट ऑफ कंट्री का जिक्र होता है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम हर ड्रामे को आउट ऑफ कंट्री लेके जाएं। अब आउट ऑफ कंट्री अगर हम दिखाना चाह रहे हैं तो हमने उसको पाकिस्तान में रहते हुए, कराची में रहते हुए हमने उसको कैसे प्रोड्यूस करना है कि वो स्क्रीन पे आपको लगे कि यार ये किसी और जगह शूट हुआ है। यानी हमने कोई ऐसी स्पेसेस निकालनी होंगी, ऐसी हमने लोकेशंस निकालनी जो ज़्यादा फेमस ना हो, जिसको देख के लगे नहीं कि यार ये वाकई पाकिस्तान की कोई ऐसी जगह है। फिर उसमें आर्ट वर्क का बहुत काम होता है कि हमने जैसे बिल्डिंग्स वगैरह क्रोमा पे शूट होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि अगर आपने कोई विंडो दिखाई है, विंडो के बैकग्राउंड पे आप कोई अगर आउट ऑफ कंट्री का सीन दिखा रहे हैं तो उसमें हमने बिल्डिंग्स का कोई पेन इफेक्ट्स लगाया है या कुछ इस तरह का अगर कोई सिलसिला गया कि हम मतलब चीट तो कर रहे हैं, बेसिकली तो ड्रामा कर रहे हैं ना, उस ड्रामे को किसी हद तक हकीकत से करीब तर करते हैं। तो ये उस वक्त ही होगा जब ये तीन दिमाग एक साथ मिलेंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जी डायरेक्टर सोचता है कि मुझे तो एफएल टावर शूट करना है, प्रोड्यूसर कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, राइटर कहेगा जी मैंने ये अगर एफएल टावर लिखा है तो एफएल टावर ही शूट होगा। तो उसको फिर किस तरह से मिलजुल के करना है और वो कि स्क्रीन पे बुरा भी नहीं लगे। स्क्रीन कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, जो चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे वो स्क्रीन पे ऑनर होना है, और स्क्रीन जितना हकीकत से करीब तर होगी उतना ज़्यादा आपके ड्रामे की क्वालिटी मेंटेन होगी। तो सर क्या देखते हैं जो हमारी इंडस्ट्री पहले थी और जो अब है, क्या डिफरेंस फील करते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा टाइम टफ था या अब बहुत ज़्यादा टफ है? वक्त और हालात के हिसाब से दोनों टाइम टफ थे। क्योंकि अगर हम पुराने टाइम को देखते हैं, जैसे मैं जिस ज़माने में असिस्ट करता था, उस वक्त एक्टर्स 5-5, 6-6 दिन का टाइम निकालते थे, जिसमें सिर्फ सीआर्स होती थी, रिहर्सल्स होती थी, राइटर बैठता था, डायरेक्टर था, उसमें प्रोड्यूसर बैठते थे, पूरी कास्ट होती थी। 4-4, 5-5 दिन तक उस प्रोजेक्ट की रिहर्सल होती थी। अगर किसी का कोई जुमला कुछ सही नहीं है या अगर किसी की डायलॉग्स में कोई इशू है तो उसी वक्त बैठ के वो ठीक होता था। ये सारे काम सेट पे जाने से पहले होते थे। आजकल क्या है कि आप किसी आर्टिस्ट को अगर स्क्रिप्ट भी दे देते हैं तो वो बाज़ दफ़ा तो सेट पे आके ही पढ़ रहा होता है। अच्छा। तो वो अगर पहले का अगर आप देखते हैं सिनेरियो, तो पहले का सिनेरियो अपने हिसाब से मुश्किल था, जिसमें आर्टिस्ट को टाइम निकालना पड़ता था। आजकल टाइम नहीं है किसी के पास भी। पहले ज़्यादातर एक्टर एक वक्त में एक ही काम करते थे। आजकल ज़्यादातर एक्टर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम पकड़ने के चक्कर में होते हैं कि जी मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों मतलब टाइमिंग के हिसाब से अपने हिसाब से मुश्किल ही हैं। पहले के मुश्किल वाले मामला कुछ और थे, अब के मुश्किल वाले कुछ और हैं। सर जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आप पहले असिस्ट भी कर चुके हैं, मींस के असिस्टेंट भी रह चुके हैं, लेकिन अभी आप जिस सीट पर हैं और इतनी बड़ी प्रोडक्शन को आप रन कर रहे हैं, इतनी अच्छी सीट है, तो कैसे आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था? देखिए, असिस्ट वाले मामला तो बहुत टाइम बाद के हैं। मैं तो इस फील्ड में एक्टिंग करने के लिए आया था। अच्छा। शुरू में मैंने कुछ अर्स एक्टिंग भी की, फिर खुद को अंदाज़ा हो गया कि जी आप कभी बहुत अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। अच्छा। तो फिर वो फील्ड ऐसा ऐसा करके चेंज की। मैंने तलत हुसैन साहब का नाम मैं इसलिए मतलब लेता हूँ बार बार कि वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। तलत हुसैन साहब के पास से मैंने असिस्ट करना शुरू किया। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। पाकिस्तान से बाहर हमने बहुत काम किया है, जिसके अंदर जुल्फ़िकार शेख का नाम बहुत वो है, जिससे 5 सीरियल मैंने उनको असिस्ट किए हैं। तो बस फिर ये वक्त का सिलसिला साथ साथ चलता रहा। अपनी मेहनत थी, हम मेहनत करते रहे और आगे आज आपके सामने। तो फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? मींस के इतनी बड़ी टीम को संभालना, हर एक चीज़ को देखना, मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फैमिली को तो बहुत कम टाइम देते होंगे, कैसे मैनेज करना? देखिए, फैमिली अपनी जगह, काम अपनी जगह। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें लोग आउट ऑफ कंट्री भी जाके काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ही काम करते हैं, तो ज़ाहिर है मतलब फैमिली का एक अलग सिलसिला है। टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन ये कि वो ज़ाहिर है फैमिली के लिए टाइम निकालना पड़ता है। खुद से तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। संडे मेरा एक ऐसा दिन होता है जो मैं कहीं काम पे नहीं होता, वो मेरा पूरा फैमिली का डे होता है, वो मैं फैमिली के साथ गुजारता हूँ। अच्छा, वाइफ का कभी कोई गिला आया कि नहीं आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप टाइम नहीं देते, ऐसा कुछ? वाइफ से पहले से ही, क्योंकि उनको असल में पता है मेरी इस फील्ड का, और ज़ाहिर शुरू से शादी से पहले भी उन्हें पता था कि मेरे काम की नौयत क्या है।
तो वो उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन ये कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे ख़ानदान में कहीं शादी में, मैयत में, किसी और जगह जाना होता है, तो वो ज़ाहिर है उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो बाकी मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, वो इतना ज़्यादा कोई गिला नहीं करती मुझसे। तो सर ये वाइफ के डर से बोल रहे हैं या मतलब अभी ये इंटरव्यू चल रहा है इसलिए मैं डर से, वाइफ देखेगी तो कहीं कुछ आयोडेक्स लेकर जाने की नौबत ना आ जाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है? या वाकई में आप जो कह रहे हो सही कह रहे हैं? नहीं, डर किस बात का, उनको पता है ज़ाहिर है अब तो वैसे भी। अच्छा सर, हम अक्सर औकात देखते हैं कि ड्रामाज जो रन होते हैं, ऑन ईयर होते हैं, 3-4 या 5-6 एपिसोड्स के बाद कैरेक्टर चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो क्या रीजंस होते हैं इसके कि एक कैरेक्टर को हम देख रहे हैं और बाद में वो रिप्लेस हो गया, देखते यार ये क्या, पहले ये था अब ये है, तो इसके क्या रीजंस होते हैं? ऐसा बहुत कम होता है। मेरा ख्याल है अगर 100 में से कोई 1-8 ड्रामा होता है तो उसमें होता है, लेकिन वो भी कोई एक ऐसा रीज़न होता है कि जिसमें हम रीशूट पे नहीं जा सकते। अच्छा, तो ऐसा होता है, वैसे ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अच्छा जी, मतलब बहुत कम, शायद 100 में से कोई 1 या 2 ड्रामे आप ऐसे देखते होंगे जिसमें एक्टर रिप्लेस होता है। हो सकता है कि किसी एक्टर की डेथ हो जाए या कोई आर्टिस्ट मुल्क से बाहर चला जाए और एपिसोड ऑन ईयर का टाइम आ जाए, तो फिर ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो सर आज के दौर में जो आज का टाइम है, बहुत सारी प्रोडक्शन से बहुत सारे ड्रामाज आ रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होने से क्वालिटी हमारी गिर गई है? क्या इस बारे में क्या ओपिनियंस हैं आपके? देखिए, क्वालिटी अपनी जगह पे, क्वांटिटी अपनी जगह पे। पहले एक चैनल होता था हमारे पास, उसी पे आपने ड्रामा देखना है कि 8 बजे ड्रामा आता था, 9 बजे खबरें और 10 बजे के बाद चैनल ही ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि इस वक्त प्राइवेट चैनल्स आने की वजह से क्वांटिटी बढ़ गई है। अब ज़ाहिर है अगर हमारे पास 8 चैनल है तो उसमें 8 चैनल के ऊपर कम से कम भी 8 बजे तो 8 ड्रामे तो चल रहे हैं आपके। अब पहले अगर एक ड्रामा चल रहा था और अगर आज 8 ड्रामे चल रहे हैं तो हमें क्वालिटी पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतने एक्टर्स नहीं हैं। आप देखेंगे हर चैनल पे तकरीबन वही चेहरे नज़र आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। पहले जो होता था उसमें ये था कि आपने अक्सर सुना होगा कि कोई ड्रामा चल रहा है तो जी सड़कें वीरान हो गई और ये हो गया वो हो गया। आज के दौर में भी ऐसा हो सकता है। अभी एक सीरियल आया था मेरे पास तुम हो, उसमें वाकई ऐसा देखा गया कि मतलब जिसको देखने के लिए लोगों ने प्रॉपर अपने ऑफिस से छुट्टी की, अपने घरों में बैठे या कहीं पे भी उन्होंने बैठ के वो ड्रामे को देखा। पहले मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहले क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं था कुछ और देखने का, आपको वही 8 बजे एक ड्रामा देखना है। अब 8 बजे, अब वो आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो जो सड़कें वीरान वाला सिस्टम है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें मैं किसी का वो नहीं कहूँगा, ये मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि आपको अगर कोई एक चीज़ का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर आप सड़कें वीरान ही करेंगे ना, क्योंकि आपको पता 8 बजे के बाद फिर आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं देखने का। फिर आपने वही वाला ड्रामा नेक्स्ट वीक में देखना है, जिसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा। आजकल क्या सिलसिला है कि अगर आपने कोई एक एपिसोड मिस भी किया तो कोई इशू नहीं, आपको 15 मिनट के बाद आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, या आप रिपीट में भी देख सकते हैं। रिपीट आपका नेक्स्ट डे भी रिपीट होता है। अब पहले की जो बात है उसमें जो चीज़ एक दफ़ा ऑन एयर हो गई उसमें आपके पास रिपीट का ऑप्शन था ही नहीं। तो सड़कें वीरान होने की अगर कोई वजह है, मैं ये समझता हूँ कि शायद यही है। अच्छा, एक्टर्स उस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, उस परफॉर्मेंस की भी वजह है क्योंकि उनकी CR इतनी ज़्यादा हो रही होती थी, उनकी ड्रामे की रिहर्सल्स कई कई दिन तक चलती थी। तो ज़ाहिर अगर इतने दिन तक अगर एक ही एपिसोड की वो रिहर्सल करेंगे तो फिर तो वो चीज़ निकल के आएगी। लेकिन आजकल के दौर में अगर हम देखते हैं तो हम लोग क्योंकि ओरिजिनल लोकेशंस पे काम कर रहे होते हैं, तो ओरिजिनल लोकेशंस पे काम करना और सेट पे काम करना बड़ा एक वो डिफरेंस है। तो अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि पहले ड्रामे की क्वालिटी प्रोडक्शन वाइज इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। लेकिन आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से आप उसको बहुत अच्छा रैंक दे सकते हैं प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि PTV के कोई भी सेट लगे हुए देखते होंगे आप, एक घर है, एक खिड़की है, उसमें से एक बेल नज़र आ रही है। तो ये अगर आप जितने भी ड्रामे देखेंगे ना उसमें ज़्यादातर वही भाई उस बेल का घर के अंदर झांकने का कोई काम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो सेट लगते थे और वो उस वक्त एक्टर की परफॉर्मेंस इतनी जानदार होती थी कि लोगों का ध्यान उस सेट पे जाता ही नहीं था। लेकिन अगर आजकल के दौर में अगर आप कोई एक अमीर घर दिखा रहे हैं तो वो हम एक ऐसी लोकेशन पे शूट करते हैं कि जो असल में भी उतनी ही रिच होती है। उसमें जो प्रॉप्स रखे हुए नजर आते हैं वो आपको वैसे ही नजर आएंगे। आप PTV के अगर आप अपने ड्रामे दिखेंगे तो आपको एक है ना गाँव नजर आएगा, उस गाँव में 3 मटके रखे होंगे, जबकि आजकल नेचुरली ऐसे मटके नहीं होते किसी भी जगह पे। वही पुरानी एक हंडिया और वो उस टाइप की चीज़ें होती जो पहले के दौर में होती होंगी, आजकल के दौर में नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि हर दौर के हिसाब से क्वालिटी और उसमें फ़र्क आया है।
आजकल क्वांटिटी ज़्यादा इस वजह से क्योंकि हमें वो ज़्यादा प्रोड्यूस करके ज़्यादा चीज़ें ऑन एयर करनी है, क्योंकि चैनल ज़्यादा है तो इस वजह से काम भी बढ़ गया। सर जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमारे ड्रामाज में, जैसे हम सबको भी पता है कि हम जो भी ड्रामाज देखते हैं वही चेहरे रिपीट हो रहे हैं। जावेद शेख हैं, बुशरा अंसारी हैं, हमारे माशाल्लाह सीनियर एक्टर्स हैं ये। तो सर क्या रीज़न है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उनको चांस नहीं दिया जाता है? क्यों, वाई? देखिए टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत है और चांस भी मिलता है। होता ये कि अगर हम 100 नए एक्टर्स लेके आते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 परफॉर्मर होते हैं। ओके। एक्टर और परफॉर्मर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हीरो बनने का, टीवी में आने का शौक हर एक को होता है, लेकिन एक्टिंग करने का अक्सर लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा। असल में ये दो मतलब चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको टीवी पे आना है और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक्टिंग करनी है। ये दोनों बिल्कुल एक अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं ना, उनको ये है कि यार हम किसी तरह से टीवी पे नजर आए। ये शौक किसी में भी नहीं है कि यार हम एक अच्छे एक्टर बने और हम उस तरह से परफॉर्म करें, ऐसा कहीं पे भी नहीं। आप जिसको भी देखेंगे ना, ज़्यादातर लोग आपको ये मिलेंगे कि यार हमें टीवी पे आना है, किसी भी तरह से आप हमें टीवी पे लेके आएँ। तो जब तक आपका एक अपना विजन नहीं होगा ना कि यार आपने करना क्या है, क्योंकि पहले अगर जो एक्टर्स होते थे वो एक ज़माने में, पहले अगर बच्चों के क्या नाम है कैरेक्टर्स करें, चाइल्ड स्टार होते थे। चाइल्ड के बाद फिर वो लोग हीरो हीरोइन बनते थे, फिर वो उसके बाद भाभियों के और भाइयों के कैरेक्टर्स करते थे, फिर वो दादा दादी के कैरेक्टर करते थे। आजकल कौन है? कोई भी नहीं। एक्टर की एज इस वक्त सिर्फ 3 से 4 साल रहेगी। वो सिर्फ आते हैं, हीरो हीरोइन बने और उसके बाद ख़त्म। मतलब उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बाद में भाभियों के कोई क्या नाम है कैरेक्टर्स कर रहे हो, या बड़े भाई का कोई कैरेक्टर कर रहे हो, या फिर वो बाप और उस वाली एज में जाए। बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो जब तक हमारा अपना विजन क्लियर नहीं होगा ना कि हमें सिर्फ टीवी पे नहीं आना, हमने एक्टिंग करनी है और हमने किसी चीज़ को परफॉर्म करना है, तो उस वक्त तक आप मतलब नए एक्टर्स नहीं लेकर आ सकते। चांस तो सबको मिलता है, ऐसा नहीं कि चांस नहीं मिलता। चांस बहुत सारे लोगों को मिलता है, लेकिन खुद इंसान को भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि टीवी का, मैंने आपको बताया कि टीवी झूठ नहीं बोलता। जब वो चीज़ ऑन एयर होगी तो वो साफ जाहिर है, अगर दूसरे लोग बेइज्जती करें तो इंसान को खुद पता चल जाना चाहिए कि यार भाई मुझे इससे ज़्यादा कुछ और काम नहीं करना। इनफ हो गया जी। सर आप वॉइस ऑफ नेशन के थ्रू कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जो हमारे यंगस्टर हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं? कोई ऐसा मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हो? देखिए मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो प्लीज़ उसको सीख कर आएँ। अगर नहीं सीख के आ सकते तो उसको थोड़ा सा सीख लें। आजकल आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप सीख सकते हैं। एक मेरी अपनी ज़ाती मिसाल है जो मैं देता हूँ हर एक को, कि अगर आप कहीं ऑपरेशन करवाने के लिए जाते हैं ना और वहाँ पे सर्जन अवेलेबल नहीं होता, और अगर सर्जन का असिस्टेंट कहेगी जी मुझे ऑपरेशन करने का शौक है, मैं आपका ऑपरेशन करूँगा, तो आप कभी भी नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हम अपने ड्रामे का ऑपरेशन क्यों करवाएं आपसे? शौक सबको होता है, आपको भी शौक है, तो थोड़ा सा सीख लें। जो काम करने आ रहे हैं उसको सीख के आएँ। इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।